हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द कम बैक सीरीज। और सिक्योरिटी लॉज के अंदर अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट सेशन के अंदर आप लोगों के साथ स्टार्ट किया था आईसीडीआर के स्कैनर बेस्ड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, राइट। और पहली क्लास के अंदर वी डिड ऑलमोस्ट 11 क्वेश्चंस। ठीक है, आज हम इसको पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। और जैसे ही हमारा आज आईसीडीआर का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आप लोग नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं कि नेक्स्ट आपको कौन सा चैप्टर चाहिए, राइट। जिसके अंदर आपको ज्यादा डर लगता हो तो उसके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इन द नेक्स्ट सेशन, राइट। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने बच्चे जो हैं वो सीरियसली आप जून के अंदर बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, बट मैं आपको एक चीज बता दूं, ठीक है, कि जितने स्टूडेंट्स दिल से चाहते हैं कि हम लोग सिक्योरिटी लॉस के अंदर 70 प्लस 75 प्लस और इवन 80 प्लस स्कोर करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ चैप्टर पढ़ने से नंबर नहीं आते बेटा। क्या आपको पता होना चाहिए कि उस चैप्टर में किस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं, राइट। सो दैट और फिर उनको लिखा कैसे जाता है। तो ये जो मैंने आपको पूरा का पूरा शेयर करा था, उसका यही इंटेंट था कि आप लोग एक्चुअल में फाइंड आउट कर सको कि प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस को फाइनली हमें किस तरीके से लिखना होता है। क्या सबको क्लियर है या नहीं, राइट। तो आज का जो सेशन है इसके अंदर हम फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 12 ऑनवर्ड फ्रॉम दिस जो मैंने आपको शेयर किया था असाइनमेंट, 12 से लेकर वी विल बी अटेम्प्टिंग टिल 20। एंड आईसीडीआर के अंदर मोटा मोटे तौर पे आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं, राइट। आइए जरा चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को एक बार ही पढ़ते हैं। कहता है कंपनी इज प्लानिंग टू कम अप विद आईपीओ ऑफ इट्स इक्विटी शेयर, इट हैज डिसाइडेड डिफरेंशियल प्राइस टू आरआईआई एंड क्यूआईबी एंड एनआईआई। देखिए, जैसे ही क्वेश्चन में डिफरेंशियल प्राइसिंग आपके सामने आता है, डिफरेंशियल प्राइसिंग, पहले तो याद करो आपने डिफरेंशियल प्राइसिंग का प्रोविजन कैसे पढ़ा था। याद करो, आपने रेगुलेशन 30 ऑफ आईसीडीआर पढ़ी थी, जिसमें ये कहा गया था कि आम तौर पे हम लोग जो प्राइसिंग करते हैं, क्या वो एक यूनिफॉर्म प्राइस चार्ज होता है। आमतौर पे हम क्यूआईबीज, एनआईआई, आरआईआई को सबको सेम प्राइस ही ऑफर करते हैं, बट चार ऐसे केसेस आपको याद करो हमने पढ़े थे जिसके अंदर डिफरेंशियल प्राइसिंग पॉसिबल था। याद आ रहा है? मैं आपको याद करा देता हूं। उनमें से अगर आप बेयर एक्ट में पढ़ोगे तो 3 दिए हुए हैं, वैसे नॉर्मली 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला अगर आपको याद हो तो कौन सा वाला था? रिजर्वेशन कैटेगरी, जिसमें आप आरआईआईस को एज कंपेयर टू अदर्स 10% तक सस्ता दे सकते थे। याद आ रहा है? एंकर इन्वेस्टर को जो आप ऑफर करोगे वो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम शुड नॉट बी लेस देन द प्राइस विच यू आर चार्जिंग फ्रॉम द पब्लिक। याद आ रहा है? एक मैंने ऑल्टरनेट बुक बिल्डिंग मेथड बताया था, जिसके अंदर अगर आपको याद हो तो आरआईआई और एनआईआई को फिक्स्ड प्राइस मेथड लगता था और क्यूआईबीज के लिए बुक बिल्डिंग चलता था, और उसमें भी जो सबसे ज्यादा बिड करेगा क्या उसको सबसे पहले शेयर अलॉट किए जाएंगे। तो हाईएस्ट प्राइस वाले को एक्चुअल में फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती थी। कुछ इस तरीके से अगर आपको याद हो तो आपने रेगुलेशन 30 पढ़ी थी। आई एम श्योर जिन्होंने मेरे साथ आईसीडीआर पूरे अच्छा से पढ़ा है उनको ये बात बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रही होगी। यस और नो? यस सर। तो अब इस क्वेश्चन को मैं दोबारा पढ़ने जा रहा हूं। A company is planning to IPO its equity share. It has decided differential pricing for RII, QIB and NII. कंपनी प्लान कर रही है कि हम इन सब के लिए डिफरेंशियल प्राइसिंग लेकर आएंगे। ठीक है सर। द प्रपोज्ड प्राइस ऑफ आरआईआई जो था वो 250 था, क्यूआईबी का जो था वो 300। यानी कि क्यूआईबी को ये लोग दे रहे थे, एनआईआई और क्यूआईबी को दे रहे थे 300 में और आरआईआई को दे रहे थे 250 में। इसका मतलब बाकियों के कंपैरेटिवली हम आरआईआई को 50 रुपए सस्ता दे रहे थे। ठीक है। एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द प्रपोजल ऑफ द कंपनी इन द लाइट ऑफ सेबी रेगुलेशन एंड व्हाट विल बी योर आंसर। द कंपनी इज प्रपोजिंग 280 टू द एंकर इन्वेस्टर इन बुक बिल्डिंग इशू। नाउ अब आपको यहां पर आंसर कैसे लिखना। देखिए, मैंने आप पहले ही कहा कि सारी जब हम लॉ का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो जो मेन हमारा आर्ट होता है दैट इज हाउ टू राइट द आंसर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है?
अब कौन मुझे बताएगा कि जब हम ये लॉ, इसका जब हम आंसर लिखेंगे तो क्या हमें रेफरेंस ऑफ रेगुलेशन 30 देना पड़ेगा? और जब आप रेफरेंस टू रेगुलेशन 30 देंगे तो अगर आपको याद हो तो उसके अंदर बहुत क्लियरली लिखा हुआ है क्या, कि भाई आरआईआई को आप सस्ता दे सकते हो बट 10% से ज्यादा सस्ता नहीं दे सकते। तो इसका मतलब अगर आप बाकियों को 300 में दे रहे थे तो 300 का 10% कितना होता है, 30 रुपए। तो आप 30 रुपए सस्ता यानी कि 270 रुपए तक तो आप दे सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप उनको 250 में दोगे। तो पहली बात तो ये प्रपोजल वैलिड नहीं है। नंबर 2, एंकर इन्वेस्टर को आप 280 में प्रपोज कर रहे हो, सर हो ही नहीं सकता। कहते हैं किसी भी कीमत पे एंकर इन्वेस्टर को जो भी आप शेयर दोगे कैन नॉट बी लेस देन द प्राइस विच यू आर ऑफरिंग टू द पब्लिक। तो आइए इसका अब आंसर पढ़ते हैं, यहां पे क्या लिखा हुआ है। क्योंकि हमें यहां पर दो चीजों का रेफरेंस दिया गया था, तो रेगुलेशन 30 में अगर आप 2 पॉइंट भी लिख दोगे तो चलेगा। कौन से वाले 2 पॉइंट? एक आरआईआई का लिख देना और एक एंकर का लिख देना। आरआईआई का आप क्या लिखोगे कि जितने भी आरआईआई या रिटेल इंडिविजुअल शेयर होल्डर होते हैं, आपको याद होगा रिजर्वेशन कैटेगरी रेगुलेशन 33 ऑफ आईसीडीआर के अंदर चलती है। तो वो कहता है कि रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर और रिटेल इंडिविजुअल शेयर होल्डर और एम्प्लॉइज ये रिजर्वेशन में आ जाते हैं, और अगर ये रिजर्वेशन में आएंगे तो हम चाहें तो इन्हें ऑफर कर सकते हैं एट अ प्राइस नॉट लोअर देन मोर देन 10%। यानी कि आप 10% से ज्यादा सस्ता आप इनको नहीं दे सकते। सिंपल सी बात है, 10% तक सस्ता आप दे सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, ठीक है, वेरी गुड। अब वो कह रहे हैं कि क्योंकि हम इसको मैक्सिमम 10% सस्ता दे सकते हैं, तो आप किसी भी कीमत पर आप इनको 250 में तो नहीं दे पाओगे, क्योंकि 10% सस्ता अगर हम निकालेंगे भी तो 300 का 10% कितना होता है, 30 रुपए सस्ता दे दोगे तो 270 तक आप दे सकते थे, राइट। फिर अगला क्वेश्चन था कि अगर हम बुक बिल्डिंग इशू से आ रहे हैं तो अगर हम चाहें तो एंकर इन्वेस्टर को भी हम सिक्योरिटी दे सकते हैं, बट शेल नॉट बी लोअर देन द प्राइस विच इज ऑफर टू द अदर एप्लीकेंट। अब अदर एप्लीकेंट को तो आप 300 में दे रहे हो, तो भाई इनको 280 में कैसे दे दोगे? तो यहां पर हम क्या लिखेंगे कि अगर हम इक्विटी शेयर प्रपोज कर रहे हैं टू द एंकर इन्वेस्टर, इट इज नॉट एज पर रेगुलेशन 30, क्योंकि द प्राइस विच यू आर ऑफरिंग इज लोअर देन द अदर एप्लीकेंट विच इज नॉट अलाउड। क्या सबको क्लियर है? वेरी वेल डन। तो आप देखो अब रेगुलेशन 30 आप पढ़ते कैसे हो और पेपर में आता कैसे है। तो पेपर में ना आपको केस स्टडी की फॉर्म बना के आएगा, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि जो लीगल प्रोविजंस है उनको वो एक आपके सामने सिचुएशन बेस्ड बनाकर क्या आपसे वो पूछने जा रहा है। क्लियर हो गया? जल्दी जल्दी बोल दो फटाफट से। तो आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है पहले आराम से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि गोविंद लिमिटेड प्रपोज कर रहा है 20 लाख शेयर्स, सॉरी वारंट, अपने प्रमोटर्स को इशू करना। क्या कह रहा है? गोविंद लिमिटेड प्रपोज कर रहा है कि वो इशू करेगा 20 लाख शेयर वारंट टू द प्रमोटर। पहले तो मैं आपको बताऊं कि जब भी आप अपने प्रमोटर्स को कुछ भी इशू करते हो ना, तो याद रखना ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट बन जाती है। क्योंकि अगर आपको याद हो तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट क्या होती है? स्पेसिफाइड पीपल को अगर आप एसएस इशू करते हो, और एसएस के अंदर इक्विटी भी आता है, कन्वर्टेबल भी आता है। क्या वारंट इज कन्वर्टेबल? समझ आया? तो क्या ये एक तरह से प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट बन चुकी है? ठीक है। द शेयर वारंट गिव्स एन ऑप्शन टू बाय एट प्री डिटरमाइंड प्राइस। द प्राइस ट्रेंड ऑफ द कंपनी शेयर ऑफ द स्टॉक मार्केट इज गिवन बिलो। एक्चुअली में ना इसमें एक प्रॉब्लम है बेटा, इसमें ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बता देता हूं। एक्चुअली में ना होता क्या है कि जब भी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होती है, सुन लेना ध्यान से, जब भी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होती है ना, तो वहां पर किस प्राइस पर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होती है ये एग्जीक्यूटिव के सिलेबस में नहीं सिखाया गया, लेकिन ये प्रोफेशनल के सिलेबस में है। तो प्रोफेशनल वाले जितने भी बच्चे हैं वो भी इस यहाँ पे ध्यान देंगे, फोकस करेंगे। अगर आपको याद हो तो रेगुलेशन 164 आपने पढ़ी होगी, तो वहां पर हम प्राइसिंग की बात करते हैं कि जब भी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होगा तो वो किस प्राइस पे होगा। तो वहां पर नहीं क्लियरली लिखा हुआ है कि जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होती है वो हायर ऑफ द फॉलोइंग प्राइस होता है। अब उस हायर ऑफ द फॉलोइंग में सबसे पहले लिया जाता है 26 वीक का प्रीसीडिंग टू द रेलेवेंट डेट, जो भी वीकली हाई और लो का एवरेज होगा। यानी कि एक ये लिया जाता है और एक लास्ट 2 वीक्स का भी वीकली हाई लो लिया जाता है, और इन दोनों में से जो हायर होता है ना वो प्राइस होता है जिस पर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट की जाती है। तो इन शॉर्ट जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट यहां पर की जाएगी, क्या वो हायर ऑफ द
टू प्राइस की जाएगी, तो हायर ऑफ द टू प्राइस यानी कि 280 में की जाएगी। पहला पॉइंट क्लियर है? ठीक है। एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे बिल्कुल टेंशन मत लो, आपको वारंट के प्रोविजन यहां पे पूछ सकता है वो, ठीक है। अभी वारंट वाले प्रोविजन को समझाता हूं कैसे। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हम ऑफर करेंगे अपने किसको, प्रमोटर को, क्या उसका एक्सरसाइज प्राइस 280 होना चाहिए। चलो अब एक्सी वाले बच्चे भी बता दो और फाइनल वाले बच्चे भी बता दो कि वारंट का जब प्रोविजन आप पढ़ते थे रेगुलेशन 13 ऑफ आईसीडीआर के अंदर, कौन मुझे बताएगा क्या उसके अंदर अपफ्रंट 25% पे करना पड़ता था? दोनों को मालूम है, आपको फाइनल वालों को भी मालूम है, एक्सी वालों को भी मालूम है। तो यहीं पे वो लिख रहा है, बताओ मिनिमम प्राइस एट विच वारंट शुड बी इशूड, तो वो तो 280 हो गया। एंड कैलकुलेट द अमाउंट पेबल बाय द प्रमोटर, कौन बताएगा क्या वहां पर 25% लिखा हुआ था? क्या लिखा हुआ था? 25%, यानी कि टोटल कंसिडरेशन का 25% का अपफ्रंट देना पड़ता था, यस और नो। और अगर आपने रेगुलेशन 13 पढ़ी हो तो बैलेंस अमाउंट विद इन 3 मंथ में नहीं दिया तो सारा पैसा फॉरफिट हो जाएगा। कुछ याद आ रहा है? यस। तो एक बार ही यहां पर आप पढ़ सकते हैं पूरा का पूरा प्रोविजन। द प्राइस, पहले ये वाला देख लो, the price for determination of exercise price of the warrant shall be determined upfront and disclosed in the offer document, and at least 25% of the consideration shall be based on exercise price shall be received upfront. However, in case अगर ये फॉर्मूले पे बेस्ड होगा, इन्होंने पूरा रेगुलेशन 13 ही लिख दिया है, याद करके बताओ, अगर ये फॉर्मूला पे बेस्ड होगा और अगर उसके अंदर एक मान लो अपर प्राइस आ रहा है और एक लोअर प्राइस यानी कि कैप्स एंड फ्लोर आ रहा है, तो 25% किसका निकालते थे? कैप्स प्राइस का, ठीक है ना। तो इसके अंदर हालांकि वो सब बातें आई नहीं है। वो कहते हैं प्रमोटर को कितना पे करेगा? 25% पे करना है। तो आप देखो 20 लाख इंटू 70, 70 कैसे आया? 280 रुपीज आया था इंटू 25%। क्लियर है नहीं? चलो, तो ये वाला क्वेश्चन फाइनल वाले बच्चे थोड़ा सा ध्यान से देख सकते हैं, और 14 क्वेश्चन अब सबके लिए है, एक्सी फाइनल सबके लिए है, ध्यान से देखना आप। कहता है आरपी लिमिटेड इज प्लानिंग टू कम अप विद आईपीओ ऑन 2019 व्हिच इज ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट इज प्रपोज्ड टू बी फाइल्ड इन सितंबर 2019। क्या लिखा है? आरपी लिमिटेड इज प्लानिंग टू कम अप एन आईपीओ ऑफ 2019, डीओडी प्रपोज्ड टू बी फाइल्ड इन सितंबर 2019 और द फॉलोइंग डाटा इज अवेलेबल रिगार्डिंग दिस। सर क्या लिखा हुआ है, पढ़ना जरा। नेट टैंजेबल एसेट दिया हुआ है 3 साल का, मॉनेटरी एसेट दिए हुए हैं, नेटवर्थ दिया हुआ है, एडवाइस क्या कंपनी कैन प्रोसीड विद आईपीओ। पहली बात तो मैं बोलना नहीं चाहिए बट ये क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन क्यों गलत है जल्दी बताओ। सर अगर मान लो ये वाली जो कंडीशन है ये सारी किस में थी? 6(1) में थी। क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि क्या कंपनी कैन कम अप विद या प्रोसीड विद आईपीओ अंडर रेगुलेशन 6(1), ये होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं कंडीशन वायलेट भी कर दूंगा तो आप मेरे को रोक तो ना लोगे, 6(2) से आ जाऊंगा मैं, क्यों? सही बोल रहा हूँ? यस। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या कंपनी प्रोसीड कर सकती है आईपीओ के साथ, लल्लू क्वेश्चन है ये, होना चाहिए था विद 6(1). समझ आया? चलो एनीवेज दोबारा पढ़ते हैं। अब आप मुझे बताओ नेट टैंजेबल एसेट की कंडीशन कौन सी थी? 3 करोड़ वाली, हर साल 3 करोड़ होने चाहिए। उसमें से मॉनेटरी एसेट, याद करो, मॉनेटरी एसेट शुड नॉट बी मोर देन 50%। याद आ रहा है? याद आ गया। नेटवर्थ 1 करोड़ क्राइटेरिया था एंड एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर 15 करोड़ होना चाहिए था, हर साल प्रॉफिट होना चाहिए था। याद आ रहा है? आओ इसको चेक कर लेते हैं, देखना जरा। नेट टैंजेबल एसेट 5, 8, 7 तीनों साल में 3-3 करोड़ से ऊपर है, राइट। मॉनेटरी एसेट है 1 करोड़ यानी कि 50% से कम है, 50 से कम है, 50 से कम है। नेटवर्थ जो है 1-1 करोड़ से ज्यादा है। तो आपने सारी कंडीशन मीट कर दी है ना। तो आप मुझे बताओ क्या हम 6(1) से आ सकते हैं? बिल्कुल। कहते हैं क्या आपका आंसर अलग हो जाएगा अगर हम 16-17 के अंदर 3 करोड़ के बजाय मॉनेटरी एसेट 4 करोड़ हो जाएंगे? सर अभी भी आंसर हमारा अलग नहीं होगा। क्यों? हमने क्या बोला था? मॉनेटरी एसेट शुड नॉट बी मोर देन 50%। अप टू 50% तक तो चलेगा ना। तो 4 करोड़ तो 50 है तो चलेगा। हाँ, अगर ये 5 करोड़ हो जाते हैं, यहां पर 5 हो जाते हैं, तो क्या 50 से ऊपर हो जाएगा? तो 6(1) में नहीं आ सकते। आई होप पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। सो दे आर मेकिंग यू कंफ्यूज्ड कि आप मुझे बताओ मॉनेटरी एसेट कहां तक हो सकते थे। तो याद रखो शुड नॉट बी मोर देन 50। याद रखना 50% तक भी अगर होगा ना तो चलेगा। समझ आया? 50% तक भी अगर होगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि जहां 50 से ज्यादा होगा प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या सबको क्लियर है या नहीं? यस। नेटवर्थ 1 करोड़ होनी चाहिए, बाकी सब आपको क्लियर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। यस, हम रेगुलेशन 6(1) से आईपीओ को ला सकते हैं। क्लियर है? बोलो
अब थर्ड वाले केस में हमने मना कर दिया कि नहीं ला सकते, क्यों? क्योंकि वो 50 से ऊपर हो रहा था। भाई वो 7 करोड़ था, वो 5 करोड़ था, मोर देन 50% था। बोल दो यार, ठीक है। अच्छा, इसमें एक एक्सेप्शन था, अगर आपको याद हो तो। क्या एक्सेप्शन था? कि अगर 50 से ऊपर होंगे तो अगर आप कमिट कर दोगे क्या कि हम एक्सेस पैसे को यूटिलाइज कर देंगे, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। याद आ रहा है आपको? कमिटमेंट देनी पड़ती थी कि हम एक्सेस पैसे को यूटिलाइज कर देंगे, ठीक है। चलो, अब आ जाते हैं। अच्छा, एक चीज पूछूं मैं आपसे? पूछूं? देखते हैं कितने बच्चों को याद है। ये जो कंडीशन थी मॉनेटरी एसेट वाली, क्या अगर हमारा एंटायर इशू ओएफएस से आ रहा है तो क्या तो भी मॉनेटरी एसेट वाली कंडीशन लगाओगे? नहीं लगाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। मॉनेटरी एसेट वाली कंडीशन ओएफएस के केस में नहीं लगती, ठीक है बेटा। चलो, एक अनलिस्टेड कंपनी है प्लानिंग टू कम अप विद आईपीओ ऑफ इक्विटी शेयर, योर एमडी आस्क्ड यू टू एडवाइस सेबी रेगुलेशन गवर्निंग फिक्सेशन ऑफ फेस वैल्यू। याद करो, याद करो, याद करो, याद करो, याद करो। क्या याद करना सर? सर, हमने जब आईसीडीआर पढ़ा था तो मैंने कहा था जो प्राइसिंग से रिलेटेड जो प्रोविजन है, क्या वो रेगुलेशन 27 to 30 में दिया हुआ है? और अगर आपको याद हो तो रेगुलेशन 27 टॉक्स अबाउट फेस वैल्यू। याद आ रहा है? और उसमें हमने क्या पढ़ा था कि कंपनी को अपनी जो भी शेयर की फेस वैल्यू है, क्या उसको हर डॉक्यूमेंट पे, चाहे वो ऑफर डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो, हर जगह पे क्या आपको फेस वैल्यू दिखानी होगी कि शेयर की फेस वैल्यू कितनी है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, क्या आपका जो फेस वैल्यू का फॉन्ट साइज होगा, क्या वो सेम होना चाहिए जो बाकियों का फॉन्ट साइज है? क्लियर है? पढ़ के देखो क्या लिखा है। रेगुलेशन 27 डील्स विद फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर व्हिच प्रोवाइड्स डिस्क्लोजर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर शैल बी मेड ऑन डीओडी, ओडी, एडवर्टाइजमेंट, एप्लीकेशन फॉर्म along with price band or issue price in the identical font size. Beautiful. Coming to the next question, question number 16. I don't want to waste the time. ठीक है, आई होप यहां तक बिल्कुल क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 16 मेरे साथ ध्यान से पढ़ना है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। फाइनल वाले बच्चे वो भी ध्यान से देख लो, एग्जी वाले बच्चे वो भी ध्यान से भी देख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा तो आपको परेशान करेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मेरा एक सवाल है आप सभी से, बेशक चाहो तो लिख लो, लिख लो कहीं पे। कौन मुझे बताएगा कि जब भी हम आईपीओ ऑन मेन बोर्ड लेकर आते हैं तो हमारा एप्लीकेशन साइज क्या होता है? आई मीन टू से, जो पर लॉट एप्लीकेशन जो होती है वो कितने अमाउंट की होती है? अगर आपको याद हो तो कौन बताएगा? 10,000 कम से कम, 15,000 ज्यादा से ज्यादा। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी कंपनी जब अपना आईपीओ लेकर आती है तो उसको एंश्योर करना है कि एक लॉट में उतने शेयर होने चाहिए कि जो एप्लीकेशन की जो वैल्यू है वो 10,000 से कम ना हो, 15,000 से ऊपर ना हो। इतना पता है ना? ठीक है, अब ये क्वेश्चन पढ़ना जरा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट। रीड करो आराम से। Act Now Edge Limited, एक unlisted company, is in the process of expansion of its business. For expansion, it needs funds of 200 करोड़ रुपया। For raising 200 करोड़, कंपनी ने डिसाइड करा कि वो आईपीओ लेकर आएगी थ्रू बुक बिल्डिंग मैकेनिज्म। अपने फंड्स को रेज करने के लिए वो आईपीओ लेकर आई। इट हैज फिक्स्ड द प्राइस बैंड फ्रॉम 500 से 600। आपको याद होगा प्राइस बैंड पे भी आपको कुछ बताया गया था। कौन बताएगा? जब हम प्राइस बैंड बनाने होते हैं तो फ्लोर और कैप्स के अंदर मिनिमम प्राइस 5% का गैप होना चाहिए और मैक्सिमम 20% का गैप होना चाहिए। पता है ना आपको? ठीक है। रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 एडवाइज द कंपनी ऑन द फॉलोइंग मैटर। पहला कहता है व्हाट शुड बी द मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू एंड मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इन वन एप्लीकेशन। आपको पता है व्हाट इज द मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू और उसमें मिनिमम कितने नंबर ऑफ शेयर होने चाहिए? मिनिमम सम पेएबल ऑन एप्लीकेशन क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द मिनिमम टाइम पीरियड फॉर विच इशू शुड रिमेन ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, यहां पर ना 3 प्रश्न पूछे गए। आपको मालूम है मिनिमम सम पेएबल ऑन एप्लीकेशन इज ऑलवेज 25% और मिनिमम पीरियड फॉर विच द सब्सक्रिप्शन रिमेन ओपन, अगर आपको याद हो तो कौन बताएगा मुझे कितने समय के लिए हमारा सब्सक्रिप्शन ओपन रहना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों? सर बताता हूं।
सर इसमें ना आपने कहा था कि मिनिमम 3 वर्किंग डेज, मैक्सिमम 10 वर्किंग डेज, फिर मैंने कहा था कि क्या पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड फर्दर, आपने कहा था हाँ 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 एक्सटेंड हो सकता है। मैंने कहा था कौन से सिचुएशन में एक्सटेंड हो सकता है। तो अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने कुछ इस तरह से पढ़ा था कि अगर कंपनी प्राइस बैंड को रिवाइज करना चाहती है तो मिनिमम 3 दिन के लिए वो रिवाइज करेगी, 3 दिन के लिए एक्सटेंड कर सकती है, प्रोवाइडेड द ओरिजिनल प्लस एक्सटेंडेड पीरियड शुड नॉट बी मोर देन 10 वर्किंग डेज। याद आ रहा है? और अगर कोई फोर्स मेज्योर या बैंक स्ट्राइक होता था तो वहां पर मिनिमम 1 वर्किंग डेज के लिए आपको एक्सटेंड करना होता था। तो ये वाला पॉइंट तो याद आ गया। तो मैंने 3 में से 2 तो आंसर दे ही दिया आपको। अब पहला आंसर बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, मान लो मेरी बात, बहुत इंटरेस्टिंग है। और वो क्या है? मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू एंड मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स इन वन एप्लीकेशन। देखो मैं बड़ा आराम से समझाऊंगा क्योंकि हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कम समझ आए। है अच्छा सर, चैलेंज कर रहे हो? हाँ भाई चैलेंज समझ लो आप। ठीक है, ध्यान से देखते हैं, प्लीज ध्यान से देखना। आपको मालूम है कि 500 से 600 का प्राइस बैंड है, और आपको यह भी मालूम है कि 10,000 से नीचे नहीं जाना चाहिए और 15,000 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, बड़े आराम से देखना क्या बोल रहा हूं। देखिए इशू कम से कम 500 पे खुलेगा। अगर कम से कम 500 पे खुलेगा, अगर इशू कम से कम कितने पे खुलेगा? 500 पे। प्लीज ध्यान से सुन लेना, टाइम लगेगा मेरे को। क्या इसमें 20 शेयर होने चाहिए मिनिमम के हिसाब से? क्या बोला मैंने? मिनिमम के हिसाब से क्या इसमें 20 शेयर होने चाहिए? कैसे 20 शेयर होने चाहिए जल्दी बताओ। क्योंकि अगर मैं 20 शेयर से कम कर दूंगा और अगर ये 500 पे खुल गया, अगर मान लो मैंने इसके अंदर 18 शेयर रख दिए और अगर ये 500 पे खुला, तो 500 इंटू 18 9,000 एप्लीकेशन साइज हो जाएगा, जो कि 10 से नीचे चला जाएगा। तो इसका मतलब 20 शेयर तो इसके अंदर कम से कम होने चाहिए। समझ में आया? समझ ही नहीं आया इनको? जल्दी बताओ फटाफट से, क्या बोला मैंने? 20 शेयर इसके अंदर कम से कम होने चाहिए। और अगर हम इसी प्राइस के साथ मैक्सिमम में जाते हैं तो मैक्सिमम 30 शेयर होने चाहिए। देख लो अभी मैंने क्या करा, अगर हमारा लोअर बैंड ही आ जाता है, क्योंकि देखो जब मैं बोलता हूं ना प्राइस बैंड 500 से 600, तो इसका मतलब समझो क्या, कि वो 500 पे भी खुल सकता है, 600 पे भी खुल सकता है, और बीच में कहीं पर भी खुल सकता है। राइट? तो अब बीच वाले को तो हम नहीं देखेंगे, सिर्फ हम ये देखेंगे कि अगर 500 पे खुला या फिर 600 पे खुला, तो वहां पर मिनिमम नंबर ऑफ शेयर और मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर कितने होने चाहिए, बस ये ध्यान रखना। दोबारा दिखाता हूं। अब 600 के हिसाब से अगर हमारा मान लो 600 के हिसाब से खुलता है, तो 10,000 डिवाइड बाय 600 एंड 15,000 डिवाइड बाय 600। आप बस कर लीजिए, जब मैं कर लूंगा ना फिर आपको अपने आप समझा दूंगा कि मैं क्या कह रहा हूं। यहां पर आएंगे अप्रोक्सीमेटली 16.67 शेयर्स, और यहां पर आएंगे 25 शेयर्स। पहले नोट कर लो आप, मतलब मैंने क्या करा समझ आया? लोअर प्राइस के हिसाब से कम ज्यादा से ज्यादा, अपर प्राइस के हिसाब से कम ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, पहले ये नोट कर, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। अब आपसे मैं जो सवाल पूछूंगा ना, बस उसका आपने जवाब देना, कहानी खत्म। ठीक है, आप सोच के बताना। देखो इन दोनों में से सोच के बताना, आपके हिसाब से एक लॉट में कितने शेयर होने चाहिए, 20 या 16? मिनिमम बताने हैं आपने, मिनिमम। देखो अगर आप कहोगे 16, अगर आप बोलोगे 16, तो बेटा 500 के हिसाब से 16
शेयर अगर होंगे तो वो एप्लीकेशन साइज 8,000 हो जाएगा, जो कि अलाउड नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों में से हमारे पास कम से कम 20 शेयर होने जरूरी है। 20 शेयर होने जरूरी है, याद रखना। अब सोच के देखो, अगर 20 शेयर हुए, अगर कितने शेयर हुए, 20 शेयर हुए, तो आप मुझे बताना, अगर 500 पे खुलेगा तो 10,000, 600 पे खुलेगा तो 12,000। क्या 10,000 12,000 ना तो 10 से नीचे है ना 15 से ऊपर है? ठीक है। अब इन दोनों में से चेक करके बताओ, अगर हमने एप्लीकेशन में 30 शेयर रख दिए तो 30 इंटू 500 तो 15 हो जाएगा, लेकिन 600 इंटू 30 करते ही ये 18,000 हो जाएगा, जो कि अलाउड नहीं है। तो इन दोनों में जो लोअर होगा यानी कि 25। अब चेक करना जरा, अगर मैं 25 शेयर रखता हूं तो बताओ, 25 शेयर रखने पे 500 पे अगर खुला, 500 इंटू 25 12,500, 600 इंटू 25 15,000। तो ये लीजिए, ये आ गया हमारा एक लॉट में कितने शेयर हो सकते हैं। अभी मैं आपको दोबारा बता दूंगा, मुझे मालूम है कईयों को समझ नहीं आया। ठीक है, एक लॉट में या तो 20 शेयर से लेकर 25 शेयर के बीच में कुछ भी रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रख के देखो जरा, आप एक लॉट में 20 शेयर रखो, चलो ठीक है। अब आप मुझे बताओ, अगर इस पे खुला तो 20 इंटू 500, 10,000 का एप्लीकेशन साइज, जो कि एक्चुअल में 10 से कम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है। और अगर 600 पे भी खुला तो 12, तो 15 से ऊपर भी नहीं है। समझ आ रही है? यानी कि आप जो नंबर बोलोगे ना, उसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं दोनों प्राइस से, तो याद रखना वो 10 से नीचे नहीं जाना चाहिए और 15 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो क्या वो लॉट साइज बिल्कुल सही माना जाएगा? राइट। दोबारा देखते हैं, अगर मैं 21 बोल दूं तो देखो, 500 इंटू 21 अगर खुलेगा तो 10,500, 10 से ऊपर चला गया। और 600 इंटू 21 करूंगा तो 12,600, 15 से नीचे आ गया। समझ आ रही है? ऐसे 22 23 24 25 शेयर, 25 शेयर तक अगर आप रख लोगे ना तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सोच के देखो, अगर मैं 19 शेयर रख दूं और अगर वो 500 पे खुल गया तो 500 इंटू 19 क्या 9,500, जो कि अलाउड नहीं है। और अगर मैंने 26,000 रख दिए और अगर वो 600 पे खुला तो क्या वो 15,000 से ऊपर चला जाएगा? द क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज, जो भी एक लॉट में नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, उन नंबर ऑफ शेयर को इन दोनों से मल्टीप्लाई करके हमें बस ये देखना है कि वो 10 से नीचे ना जाए और 15 से ऊपर ना जाए। बस इतनी सी बात अगर आपको समझ में आती हो तो आई होप द पॉइंट इज क्लियर। ठीक है, अब ये 20 से 25 मैंने कैसे निकाला, एक बार दोबारा देख लीजिए। मैंने सबसे पहले इन दोनों को पकड़ा कि भैया 500 के हिसाब से अगर लोग अप्लाई करते हैं तो कम से कम 20 शेयर होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 30 शेयर होने चाहिए। और अगर 600 के हिसाब से लोग अप्लाई करते हैं तो कम से कम 16.67 और ज्यादा से ज्यादा 25। ठीक है, जब हमारे पास ये दो अलग अलग प्राइस आ गए, मिनिमम का आ गया, मैक्सिमम का आ गया, इन दोनों में जो हायर है वो ले लो, इन दोनों में जो लोअर है वो ले लो। यानी कि मिनिमम के लिए हायर लेते हैं, मैक्सिमम के लिए लोअर लेते हैं। अब चेक करते हैं इन्होंने क्या करा। ठीक है, ध्यान से देख देखो, लोअर लेवल पे इन्होंने दोनों को डिवाइड करा, यहां पे आए 20 शेयर, यहां पे आए 30 शेयर। हायर लेवल पे फिर से दोनों से डिवाइड करा, यहां पे आए 17 शेयर, यहां पे आए 25 शेयर। द मिनिमम, आई होप समझ आ गया। तो इन्होंने कहा कि देखो भैया, मिनिमम शेयर इन एप्लीकेशन, इन्होंने तो पूरा बताया भी नहीं करके, बस याद रख लेना, इन्होंने तो यही छोड़ दिया, लेकिन मैंने आपको पूरा बता दिया। क्या मिनिमम शेयर इन एप्लीकेशन कितने होने चाहिए? क्या वो आपको समझ में आ गया? यस और नो? बिल्कुल सर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है ना? तो अब इसको पढ़ के देख लो, एक एप्लीकेशन के अंदर मिनिमम 10,000 होने चाहिए और मैक्सिमम 15,000 होना चाहिए। फिर उसके बाद इस प्रोविजन को इस तरह से लिख दिया गया। क्या मैं इसको लॉक कर सकता हूँ? जल्दी जल्दी बता दो फटाफट से। सारे बच्चे प्लीज कंफर्म करेंगे, क्या मेरे को मेरी बात समझ में आई है? मेरे को मेरी बात समझ में आई है, हाँ या ना? बस इतना बता दो। ठीक है सर, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन था। मैं चाहूंगा कि इसको एक बार दोबारा पढ़ लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 जो है दैट इज ऑन ग्रीन शू ऑप्शन। अब ग्रीन शू ऑप्शन की स्टोरी मैंने आपको बताई हुई है। कौन बताएगा? ग्रीन शू ऑप्शन के अंदर कंपनी एक स्टेबलाइजिंग एजेंट को अपॉइंट करती है। वो स्टेबलाइजिंग एजेंट जो होता है, प्रमोटर के साथ एक एग्रीमेंट साइन करके, या जितने भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन करके शेयर्स को बोरो करता है, कंपनी के साथ वो पब्लिक में इशू कर देता है। जो पैसा आता है उसको हम एक सेपरेट जीएसओ बैंक अकाउंट में रख देते हैं, और जब भी वो प्राइस स्टेबलाइज हो जाता है विद इन 30 डेज, क्या शेयर्स को बाय करके हम प्रमोटर को वापस कर देते हैं, और जो पैसा
जीएसओ बैंक अकाउंट में बचता है, क्या वो ट्रांसफर हो जाता है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एजुकेशन फंड के अंदर। याद आ रहा है कुछ? बिल्कुल यही पढ़ाया था। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द मैक्सिमम बोरोइंग, आप कितना पैसा प्रमोटर से बोरो कर सकते हो, तो याद रखना 15% ऑफ द टोटल इशू साइज, यानी कि इससे ज्यादा आप बोरो नहीं कर सकते। यानी कि अगर मान लो 100 शेयर है तो आप 15 शेयर और बोरो करके क्या 115 पब्लिक को इशू कर सकते हो, ठीक है ना। आइए देखते हैं। फिर इसमें एक पॉइंट और बताया था, वो भी बताया था कि अगर 30 डेज में प्राइस स्टेबलाइज नहीं हुआ तो क्या कंपनी जो है फ्रेश इशू कर देगी, ठीक है, और जो भी जीएसओ बैंक अकाउंट के अंदर पैसा है वो कंपनी को दे देना और वो शेयर प्रमोटर को वापस कर देना। यही पढ़ाया था। पढ़ के देखो क्वेश्चन क्या है। गुड लक फाइनेंस लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है, उसने 20 लाख इक्विटी शेयर 180 रुपए के हिसाब से इशू करे। The company provided green shoe option and Nishan was nominated as stabilizing agent on the date of listing. Coronavirus threat spread across the globe. Consequently, post listing, the share price of the company falls to 150. आपको बताना है कितने क्वांटम ऑफ शेयर दैट कैन बी बॉट बाय निशान। बताओ कितने शेयर ये निशान खरीद सकता है? 15%। किसका? जितने आपने इशू करे थे। तो आइए देखते हैं जरा। 15% जो आपने इशू करा था, यहाँ पे एक बार पढ़ लीजिए। 20 लाख शेयर आपने इशू करे थे, तो 15% ऑफ 20 लाख 3 लाख शेयर आप बोरो करोगे और उस 3 लाख शेयर को आप इशू कर दोगे 180 के हिसाब से। बाद में प्राइस 150 हो गया तो क्या 150 के हिसाब से वापस खरीद लेना और जो पैसा बचेगा क्या वो आईपीईएफ अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। क्लियर है? इसको प्लीज एक बार रीड कर लीजिएगा। ठीक है सर। फिर उसके बाद है टर्न की लिमिटेड, एक लिस्टेड कंपनी है और मैन्युफैक्चर कर रही है ऑटो एंसिलरी कंपोनेंट्स। वन ऑफ द डायरेक्टर द कंपनी इज फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। द कंपनी वांट्स टू ब्रिंग फर्दर पब्लिक ऑफर। आई होप पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। बताओ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर हो आप, एफईओ हो, बताओ आपसे पूछा जा रहा है कि क्या कंपनी एफपीओ ला सकती है एंड व्हाट आर द जनरल कंडीशंस एंड एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। ना कितना इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। देखो जब इसने एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट पूछा तो 103 और जब इसने जनरल कंडीशन पूछी तो 104 और आईपीओ के अंदर जनरल कंडीशंस जो होती हैं वो 7 में होती हैं और आपकी कंडीशंस जो होती हैं वो 6 में होती हैं। तो अब याद करके बताना, जरा देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाएंगे। पहले बताओ, क्योंकि ये एफपीओ का केस है तो आपने जो रेगुलेशन का जिक्र करना है दैट विल बी 102, 103, 104। तो एज पर 102 अगर आप एफईओ हो तो आप नहीं ला सकते, पहला पॉइंट। दूसरा, फिर उसने कहा 103 में कंडीशन बताओ। तो वैसे तो 6(1) के अंदर आपने 4 कंडीशन पढ़ी थी, याद है? लेकिन मैंने क्या कहा था, 103 में 4 नहीं होती, सिर्फ नेम चेंज वाली कंडीशन एक ही होती है। और रेगुलेशन 104 जो कि इक्विवेलेंट टू रेगुलेशन 7 थी, उसके अंदर अगर आपको याद हो तो हमने क्या क्या पढ़ा था, 5 कंडीशन पढ़ी थी, याद आ रहा है? इन प्रिंसिपल अप्रूवल, एग्रीमेंट विद डीमेटलाइजेशन के लिए, फिर डिपॉजिटरी, पार्टली पेड अप को फुली पेड अप या फॉरफिट करो, प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप की सारी होल्डिंग जो है वो डीमैट फॉर्म में होनी चाहिए, याद आ रहा है? फॉर्म अरेंजमेंट होना चाहिए 75% का, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए 25%, अनआइडेंटिफाइड इन्वेस्टमेंट के लिए 25%, दोनों को मिला के 35%। याद आ रहा है? सब बता दिया मैंने, बस यही लिखा हुआ है, पढ़ के देख लेना आप। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेदर दीज एंटिटीज आर एलिजिबल और नॉट एलिजिबल टू कम अप विद आईपीओ, आंसर विद रीजन। मुझे बताओ, प्रमोटर ग्रुप इज अर्लियर डिपार्ट फ्रॉम एक्सेसिंग कैपिटल मार्केट एंड द पीरियड ऑफ डिपार्टमेंट ऑलरेडी ओवर है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ला सकते हैं। मैंने पहले ही कहा था जो डिपार्टमेंट वाला जो क्लॉज होता है वो टेम्परेरी होता है, यानी कि जैसे डिपार्टमेंट हटेगी तो यू विल बिकम एलिजिबल टू कम अप विद आईपीओ। ठीक है, रिसेंटली वन प्रमोटर डिक्लेयर्ड एट, नहीं ला सकते। द इशूर हैज चेंज द नेम और उसने अर्न करा है 40% ऑफ द रेवेन्यू इन द प्रीसीडिंग। मुझे बताओ, अगर नेम चेंज हुआ है तो 6(1) की चौथी कंडीशन क्या कहती है कि कम से कम 50% रेवेन्यू फ्रॉम द नेम जो कि आइडेंटिफाइड इन द न्यू एक्टिविटी होना चाहिए। याद आ रहा है? इसका 40% है। ये ना बहुत गलत क्वेश्चन पूछते हैं, पता है आपको? इनको ये थोड़ा पूछ सकते हैं एलिजिबल है या नहीं। अरे एलिजिबल तो अभी भी है, वो 6(2) से आ जाएगा, क्या दिक्कत है? ईश्वर की नेटवर्थ 1 करोड़ है और 50 लाख in each of the preceding 3 years calculated on restated and consolidated. The issuer has net worth of 1 crore and 50 lakhs. बताओ मेरे को नेटवर्थ कितनी चाहिए थी? 1 करोड़। और अगर 1 करोड़ 50 लाख है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। द इश्यूर हैज एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यहाँ 15 करोड़ चाहिए था मुझे, ठीक है ना?
तो ये ना क्वेश्चन का आंसर गलत लिखते हैं, ये बार बार लिखते हैं इनएलिजिबल इनएलिजिबल। इनको ये लिखना चाहिए कि 6-1 में इनएलिजिबल हो जाएगा, लेकिन क्या 6-2 में लाना पड़ेगा, जहां पे 75% क्यूआईबी की कंडीशन को मीट करना पड़ेगा। एनीवेज, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्यूआईपी याद आ रहा है? रेगुलेशन 172 के अंदर हमने कंडीशंस फॉर क्यूआईपी पढ़ी थी, याद है? बताऊं क्या क्या थी, याद करते हैं। क्यूआईपी कौन होता था? जहां पर हम एलिजिबल सिक्योरिटीज को इशू करते थे टू क्यूआईबीज, याद आ रहा है? और मैंने आपको ना पर्पस भी बताया था कि जो क्यूआईपी होता है ना, उसका जो मेन पर्पस होता है ना, दैट इज प्राइवेट प्लेसमेंट टू क्यूआईबी फॉर द पर्पस ऑफ अटेनिंग मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग। कुछ याद आ रहा है? हमने कहा था कि क्यूआईपी जो होता है उसके अंदर ओएफएस भी इंक्लूडेड होता है, ऑफर फॉर सेल बाय द प्रमोटर्स टू क्यूआईबीज। अगर आपने डेफिनेशन मेरे साथ पढ़ी है तो आपको समझ में आ गया, ठीक है? तो अब देखते हैं जरा, इसमें कुछ कंडीशंस लगाई गई थी। तो पहली कंडीशन क्या थी? एसआर। लेकिन मैंने कहा था एसआर की जरूरत नहीं है इन केस अगर प्रमोटर अपनी होल्डिंग को ऑफर कर रहा है टू अटेन मिनिमम पब्लिक होल्डिंग के जो क्राइटेरिया है, उस कंडीशन को पूरा करने के लिए अगर प्रमोटर बेच रहा है किसको? क्यूआईबी को। तो इन दैट वेरी केस हमने पढ़ा था कि यहां पर क्या, जल्दी बोलो, एसआर की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद आ रहा है? देखो देखो, एसआर अप्रूविंग क्यूआईपी, ये तो पढ़ लिया था हमने। ये वाला पॉइंट पढ़ो, नो शेयर होल्डर रेजोल्यूशन शैल बी रिक्वायर्ड इन केस ऑफ क्यूआईपी थ्रू ऑफर फॉर सेल है बाय द प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप इन कंप्लायंस विद मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग। याद आ रहा है? तो वहां पर आपको एसआर वैसआर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जल्दी बोलो। ठीक है, अच्छा, ये भी हमने कंडीशन पढ़ी थी क्या, कि अगर एक बार एसआर पास हो गया तो 365 दिन के अंदर आपको इसको लाना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट, इक्विटी शेयर ऑफ द सेम क्लास। याद करो, जो शेयर ऑलरेडी लिस्टेड थे, अच्छा कितने समय के लिए लिस्टेड थे? 1 ईयर प्रायर टू द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ नोटिस, जिसमें शेयर होल्डर की मीटिंग पास होनी थी। रिपीट कर देता हूं, एक्चुअली में ना इसमें क्या होता है कि जो शेयर आप क्यूआईबीज को दे रहे हो ना, ये वो क्लास ऑफ शेयर होने चाहिए जो ऑलरेडी लिस्टेड थे, कम से कम 1 ईयर प्रायर टू द नोटिस। कौन सा वाला नोटिस? जो आपने भेजा होगा शेयर होल्डर को फॉर कन्वीनिंग मीटिंग, जिसमें एसआर पास होना था। इन शॉर्ट समझ लो, 1 साल पुराने वाले शेयर जो ऑलरेडी लिस्टेड थे, वही शेयर आपको ऑफर करने थे। इसके अंदर हमने एक पॉइंट और पढ़ा था, याद कर, मैंने कहा था कई बार ऐसा होता है कि कोई स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के थ्रू कुछ स्कीम ऑफ अरेंजमेंट्स हुई हैं, ठीक है ना, और ट्रांसफरी कंपनी जो है जब इशू करेगी, तो हमने कहा था कि जो पीरियड ऑफ 1 ईयर जब आप काउंट करोगे ना, तो ट्रांसफरर का जो शेयर का जो पीरियड है ना, जितने समय के लिए वो लिस्ट हुआ था, वो भी हमें ऐड करना होता है। तो एक बार पढ़ के देख लो क्या लिखा है। Where the issuer being transferee company in the scheme of compromise, arrangement, amalgamation, etc. makes QIP, यानी कि ट्रांसफरी इज मेकिंग QIP, the period for which equity share of the same class for transferor company was listed, उन्हें भी काउंट करेंगे while considering the period of 1 year। ठीक है बेटा? और क्या पढ़ा था आपने? ये वाली कंडीशन भी जो है ना, सेम क्लास वाली नहीं लगेगी अगर आप मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग की वजह से शेयर्स को ऑफर कर रहे हो तो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो जरा क्या है। अरे कई बार ना बच्चा पूछता है कि सर ये सेम क्लास होता क्या है? अच्छा एक बात आओ, इक्विटी शेयर विद सेम क्लास का मतलब, देखो, जो लिस्ट हुए थे, जो लिस्ट हुए थे वो ऑर्डिनरी शेयर, या आपको मालूम है ना डीवीआर होते हैं, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, है ना? तो अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि जो हमने लिस्ट करे हुए थे उसका वोटिंग राइट था 1:1, तो आप सेम क्लास ऑफ शेयर ही इनको दोगे, ठीक है ना? यानी कि उसका भी वोटिंग राइट क्या होना चाहिए? 1:1, समथिंग लाइक दिस। लिखा भी हुआ है, पढ़ के देखो। सेम क्लास का मतलब होता है जिसमें डिविडेंड राइट, वोटिंग राइट्स, ये सब सेम होने चाहिए, ठीक है? अच्छा, कौन बताएगा कि ये अलाउड नहीं है अगर प्रमोटर डायरेक्टर क्या बन गए? एफईओ। और एक पॉइंट आपको और बताया था, याद करो जरा, कूलिंग ऑफ पीरियड 2 वीक्स का होता है, याद आ रहा है? दो क्यूआईपीस के बीच में कूलिंग ऑफ पीरियड कितना चाहिए हमें? 2 वीक्स का चाहिए, ठीक है? तो आई एम होपिंग फॉर सबको क्लियर है ये। एंड देन एक लास्ट पॉइंट और बताया था आपको
कि जिन शेयर्स को आप QIBs को दोगे क्या उसके लिए भी इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर लिस्टिंग ले लेना, यानी कि उन्हें भी आपको लिस्ट करवाना होगा। ठीक है, चलिए, सो मेरे ख्याल से दिस इज ऑल डन नाउ। ठीक है, तो आई एम होपिंग फॉर इट वाज क्लियर, मजा आया होगा आपको। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में आपको कौन सा वाला चैप्टर करना है आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि जो चैप्टर आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है उससे रिलेटेड मैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय टू एवरीवन।